ओके, नाउ 10th क्वेश्चन। इसमें आपको एक इनपुट दिया हुआ है और दिस इज -5 वोल्ट एंड दिस इज +5 वोल्ट लाइक दिस। ये आपका रेफरेंस 0 वोल्ट है और यहाँ एक डायोड दिया है। ध्यान रखना ये रेक्टिफायर नहीं है, दिस इज नॉट अ रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर का थोड़ा अलग है। तो ये थोड़ा देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब जब ये वाला साइकिल इनपुट में जाएगा, ये वाली साइकिल इनपुट में जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो पूरा जो करंट है वो यहाँ से फ्लो हो जाएगा पूरा, तो आपके पास आउटपुट आएगा। ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ से फ्लो नहीं करेगा करंट, ये पूरा आउटपुट यहाँ पे जाएगा। सो अगर पूरा आउटपुट जाएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, दिस डायोड विल कंडक्ट, तो आउटपुट आएगा ही नहीं अपने पास यहाँ पे, ठीक है। सो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये वाले साइकिल के लिए कोई आंसर नहीं आएगा हमारा, बिकॉज ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है। सो देर विल बी नो आउटपुट। सो ध्यान रखना, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन में ये गेट का क्वेश्चन है, लॉजिक गेट्स का। अगर आपको डी मॉर्गन लॉ नहीं आता तो भी आप इसको उसके बिना कर सकते हो। देखो ट्राई करते हैं। देखो ये आपके पास नॉर गेट है, ये ए, दिस इज बी, ये बी, और नॉर गेट से हमने जो आउटपुट दिया वो दे दिया नैंड गेट को, और इन दोनों से जो आउटपुट दिया है हम लोगों ने वो दे दिया एंड गेट को। ये आपका वाई है, ठीक है। तो अगर आप डी मॉर्गन लॉ नहीं आता लगाओगे तो काफी डिफिकल्टी होगी। सो नया बूलियन अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। आप जस्ट ये चेक करो, जैसे ये ए है और बी है और आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब आउटपुट यहाँ पे दिया नहीं है, ए बी और ऐसे फॉर्म में ही आउटपुट दिया, तो देखो बड़ा सिंपल है। चेक कैसे करेंगे, ए को आप 0 0, ए बी को 0 0, 0 1, 1 0 1 1, 0 0 अगर यहाँ पे देते हो तो अगर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 0 गया यहाँ पे, दोनों जगह 0 गए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इन दोनों में 1 1 जाएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, 1 है तो इसका आंसर 0 आएगा, बट 0 का इन्वर्ट वापस 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से तो सीधा 0 ही गया है, यहाँ पे 0 0 0 0 1 का आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे 0 दिया और यहाँ पे 1 दिया, तो ये 0 तो एज इट 0 और 1, तो यहाँ पे 1 होगा और 1 का ये 0 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 का ये 0 आएगा तो दोनों जगह 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 गया है तो यहाँ पे ये दोनों 0 हो गया, 0 का यहाँ पे आउटपुट 0 होगा और इसका इन्वर्ट लगाया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1 दिया है तो 1, ये पूरा यहाँ पे 1 गया, 1 1 का आउटपुट क्या आया 1 आ गया। फिर 1 0 कर दिया अपन ने, 1 0, तो 1 0 का यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये दोनों में वापस से सॉरी, हाँ, ये 1 0 का यहाँ पे 1 होगा और 1 का ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में आपके पास वापस से 0 जाएगा और ये भी, ठीक है ना। और ये 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली 2 0 का है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा वापस से, और ये 0 वापस से यहाँ पे जाके 0 बना, 1 0 का वापस से क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर लास्ट में है 1 1, 1 1 है तो ये 0 0 का है उसका उल्टा आंसर आएगा यहाँ पे पूरा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1। तो अगर आप चेक करोगे तो बी का और वाई का आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये आंसर क्या हो जाएगा बी, थर्ड ऑप्शन। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, विद इन 20 to 30 सेकंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो विदाउट यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, ठीक है ना। तो ऑप्शन वाइज आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो ट्राई। तो जो ट्रिक क्लास में सिखाई है तो वो ध्यान रखना, उस हिसाब से आप करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। देन 25th,
25th क्वेश्चन नॉर्मली डेसिबल का है। डेसिबल में हमको पता है, हमने साउंड में भी PYQs में देखे हुए हैं। उसकी जो फॉर्मूला होती है वो 10 log to the base 10 इंटेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी, जो ये थ्रेशोल्ड होती है, इनिशियल इंटेंसिटी होती है, लिमिट जो मिनिमम इंटेंसिटी रिक्वायर्ड की जो फॉर्मूला होती है। तो ये PYQ में, वेव्स में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जब भी डीबी में क्वेश्चन पूछा हो तो यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। ये एक रेफरेंस इंटेंसिटी होती है। सो इंटेंसिटी हो गया या पावर हो गया, तो ये पावर के फॉर्म में पूछा है, पावर इन फॉर्म ऑफ डेसिबल। सो 10 log, सबसे बोला है कि पावर ऑफ अ साउंड फ्रॉम द स्पीकर ऑफ अ रेडियो इज 20 milliwatt. By turning the knob of a volume control, the power of a sound is increased to 200 milliwatt. So now it is 200 milliwatt. Initial is 20 milliwatt. Okay. The increase in the decibel as compared to the original. So कभी भी हमें कंपेयर करना होता है डेसिबल में होगा तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला यूज होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड के क्वेश्चन में होता है कि ये अगर 1 वैल्यू होगी तो हमको मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको वहां पे, आप वेव के चैप्टर में चेक कर सकते हो। तो बस अभी आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 dB। क्लियर। तो कभी भी आपको अगर डेसिबल में कंपैरिजन करना हो दो वैल्यू का तो ये फॉर्मूला यूज होती है। इसको आप I1 बाय I2 भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। सो जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ये लिखनी होती है, फाइनल वैल्यू ये लिखनी होती है, इस हिसाब से आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देन 26th, a steel wire of length 1 meter, mass 0.1 kg, having a uniform cross section area of 10 to the power minus 6 meter square, is rigidly fixed at both the end. The temperature of the wire is lowered by 20 degree Celsius. So there is a change in the temperature which is lowered by 20 degree Celsius. If the wire is vibrating with the fundamental mode, okay, तो यहाँ पे एक यंग मॉडुलस और वेव दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा है। वायर और यंग मॉडुलस दिया हुआ है वायर का, और अल्फा ऑफ स्टील वायर भी दिया हुआ है। द अल्फा इज 1.21 इंटू 10⁻⁻⁵। ओके। सो यहाँ पे हमको पूछा है व्हाट इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यू नो द फॉर्मूला फॉर द दिस इज नॉर्मली द वायर इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल मोड। ओके। सो अगर हम चेक करेंगे, ये जो वायर है मान लो अटैच्ड है और फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, NV/12 होता है। फंडामेंटल टोन है तो N क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये V/12 होगा, ठीक है ना। और V क्या होता है, √T/μ होता है, ये भी आपको पता है। सो ये फॉर्मूला हमको ऑलरेडी नोन है, ठीक है। अब डेटा के हिसाब से चेक करते हैं कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। देखो ये जो म्यू हो जाएगा, म्यू तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वायर मास अपॉन लेंथ। तो यहाँ से आपका म्यू कैलकुलेट हो जाएगा मास अपॉन लेंथ से। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। जो टेंशन है इन अ स्ट्रिंग, सो आपको यहाँ पे टेंशन में एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। सो हम लोगों ने काफी सारा ये इंपॉर्टेंट फॉर्म भी पढ़ा है। ये स्ट्रिंग अगर ये इलोंगेट होती है, कंप्रेशन होता है, जो भी होता है, तो टेंशन जो फोर्स होता है दैट इज YA α∆θ, और ये फोर्स ही टेंशन होगा वायर के अंदर का। तो यहाँ से आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। टेंशन क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वाई आपको गिवन है, एरिया दिया है, अल्फा दिया है, डेल्टा थीटा दिया हुआ है। तो ये टी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, लेंथ आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास फंडामेंटल टोन आ जाएगा, और वो आ जाएगा आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आपको आएगी आएगी वो 11 आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। सो कैलकुलेटिव है थोड़ा, बट कॉन्सेप्चुअली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और थर्मल प्रॉपर्टी और वेव तीनों के क्वेश्चन को मर्ज करके पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना फॉर्मूला बेस्ड है। Then 27th, which of the following has the same dimensional formula, velocity, gradient and frequency? Because velocity gradient क्या होता है, dv/dx होगा velocity gradient, ठीक है ना। gradient में हमेशा नीचे dx आ जाएगा, ध्यान रखना।
dx आ जाएगा या dr आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? सो ये होता है। तो ये आपको पता है कि जैसे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर। ये दोनों कट हो जाएगा तो 1/सेकेंड। तो 1/सेकेंड और किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यूनिट होता है टाइम टाइम पीरियड का, इसका क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 1/t। अंडरस्टूड? सो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देन 28th देखते हैं। फॉर अ बॉडी ऑफ 1 kg mass, ux graph is given. If the body is released from the rest at x equal to 2, ध्यान रखना x equal to 2 से रिलीज किया है, then its speed when it crosses the x equal to 5. तो आपको पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, ग्राफ में हर एक पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, ठीक है। सो आपको ये पता है कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इनिशियली तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो ये 0 है। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला हुआ है, एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी आपको 6 दे के रखा हुआ है, ठीक है। हमको ये पूछा है बॉडी इज रिलीज एट द रेट इट द स्पीड इट क्रॉसेस x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे स्पीड निकलना है तो काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, और 5 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे के रखी है आपको, 5 पे पोटेंशियल एनर्जी आपको 2 दे के रखी है। बस अब आप इसको सॉल्व करें, बॉडी का मास डालें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। सॉल्व करने से वेलोसिटी 2√2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके स्टूडेंट्स, then 29th, two bodies of same mass undergoes a completely inelastic collision. So दो बॉडी जिनका मास सेम है और वो completely inelastic collision जाते हैं, मतलब after collision the mass will become 2m. The body of A is moving with the velocity v1, ये v1 की velocity से move कर रहा है, and bodies while the body b2 is at rest and this body is at rest. The velocity of the system after the collision is v2, तो इसको तो रेस्ट पे कुछ नहीं, इसको मैं रेस्ट ही लिख देता हूँ। यहाँ पे जो डेटा के हिसाब से ये दिया हुआ है ये v2 से गया है। The ratio of v1 by v2, so momentum conservation हो जाएगा। Initial is m v1 plus this momentum is 0, ये क्या हो जाएगा 2m into v2। बस अब आप इसका रेशियो ले लो, क्या रेशियो आ रहा है, सो v1 by v2 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा 2/1। सो ये आपका रिस्पेक्टिव आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन जो है, a projectile of mass m is fired with the velocity v from the point P at an angle of 45 degree. Okay, so 45 degree and with the velocity v, the magnitude of the change in momentum when it passes through point Q, और ये point P है, ये point Q है। हमको ये देखो पता है कि P पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, P इज इनिशियल पॉइंट, सो दिस इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। Q पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, जब बॉल अबाउट टू स्ट्राइक होता है तो x की वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आता है, y की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो आप डायरेक्टली से याद कर सकते हैं u cos थीटा i कैप, तो ये माइनस u sin थीटा j कैप हो जाएगा, बराबर। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एनी इंस्टेंट कितना होता है, तो दैट इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कोई भी टाइम, दो टाइम के बीच का अगर आपको मोमेंटम चेंज पूछ लिया या वेलोसिटी चेंज पूछ लिया तो ये फॉर्मूला से आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बाकी इसमें अगर इनिशियल और फाइनल टाइम डालोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगी, इसको तो डायरेक्टली भी अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पूछा है, सो चेंज इन मोमेंटम इज मास इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 2mv sin थीटा, ओके। और मैग्नीट्यूड ही पूछा है, सो दिस फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस 2mv sin थीटा j कैप आएगा, ओके। एक्स में वैसे भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, वाई में ही मोमेंटम चेंज होगा बिकॉज ग्रेविटी वाई में लग रही है, तो मोमेंटम वाई एक्सिस में चेंज होगा, तो डायरेक्टली इसका इन दोनों के चेंज आप निकाल सकते हो। ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है तो मैग्नीट्यूड वाइज आपका आंसर आ जाएगा √2mv, ओके। थीटा को 45 डिग्री पुट कर दो, मैंने वेक्टर में जानबूझ के किया, मान लो वेक्टर में पूछ लें तो
टू एम वी साइन 45 इज 1/√2 जे कैप। तो ये एक्चुअल आंसर है, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो √2 mv हो जाएगा। ठीक है, ये v है, ध्यान रखना बच्चों, दिस इज v।